सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं जीनोसाइड बिगिन विद द किलिंग ऑफ वन मैन नॉट फॉर व्हाट ही हैज़ डन बट बिकॉज हु ही इज़। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जीनोसाइड क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। देखो जीनोसाइड क्या होता है, मास स्केल पे जो है किलिंग की जाती है, और वो जो किलिंग की जाती है वो कोई इंडिविजुअल ने कोई गलत काम किया है उसके बेस पे नहीं की जाती। यहाँ पे इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है किसके बेस पे, उसकी आइडेंटिटी के बेस पे। आइडेंटिटी मतलब चाहे वो रिलीजन हो गया, चाहे वो उसका रेशियल मेकअप हो गया, चाहे वो उसकी एथनिसिटी हो गई, उसके बेस्ड पे उसको टारगेट किया जाता है। उसे ही बेसिकली क्या कहते हैं, जीनोसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल आप उसका देख सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा बहुत प्यारा ज्यूज़। ठीक है, ज्यूज़ देखो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो ज्यूज़ थे उनको टारगेट किया गया था। क्या ज्यूज़ ने कुछ गलत किया था? नहीं, क्योंकि वो ज्यूज़ थे, उनकी आइडेंटिटी ज्यूज़ थी, उसके बेस पे उनको टारगेट किया था और लाखों ज्यूज़ को मार दिया गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर। तो यही कुछ मतलब है। और पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो हिस्ट्री है भरी पड़ी है जीनोसाइड से। सेवरल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हमेशा हुआ है, और वहाँ पे टारगेट किया गया है माइनॉरिटी को। जैसे यहाँ पे ज्यूज़ जर्मनी में जो ज्यूज़ थे वो माइनॉरिटी थी। इसको थोड़ा सा और देखेंगे बच्चों, अगर जिसको नहीं पता हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना के कोट का कि जीनोसाइड है ये कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है सिर्फ एक आदमी की किलिंग से। ठीक है, और उस एक आदमी को कैसे क्यों किल किया जाता है? क्या उसने कुछ गलत किया था? नहीं, क्योंकि वो एक आदमी उसकी जो आइडेंटिटी है उसके बेस्ड पे उसको टारगेट किया जाता है, और वही जीनोसाइड कहलाता है। यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना के कोट का, और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट ये कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। जीनोसाइड देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है यहाँ से डायरेक्टली हमारे CAPF के अंदर टॉपिक आए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी एस्से राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि द हिंदू के अंदर बाकी जो एडिटोरियल्स आए थे वो ऑलरेडी जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे, और कोई नया पॉइंट वहाँ पे था नहीं, तो उन्हीं पॉइंट को दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये जो हमारा जीनोसाइड वाला है, ऐसी चीज़ मैंने पहले डिस्कस नहीं करी, और बहुत ही रिलेवेंट भी है क्योंकि इसके फॉर्डर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पावरफुल जहाँ पे भी लोग पावर में होते हैं वहाँ पे जो पावरफुल नहीं होते, माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनको क्रश कर दिया जाता है। उसी का ये जीनोसाइड एग्जाम्पल है। तो इसको अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बच्चों अपने उद्देश्य के साथ। आपको पता है हमारा क्या एम है, हमारा एम है अपनी नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस को समझेंगे, तभी हम क्या करेंगे, जो मल्टी डायमेंशनल जो एस्से होता है, जो UPSC हमेशा डिमांड करता है, उसको हम लिख पाएंगे। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखने की अगर बात आप सोचते भी हैं तो ये अपने आप में ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि पहले तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। नॉलेज जब बढ़ेगी तभी कनेक्टिविटी आएगी तभी मल्टी डायमेंशनल जो है ऐसे आएगा। तो उसी उद्देश्य के साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं एक नया टॉपिक इसके साथ, हमारा जीनोसाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज 27 जनवरी है। ठीक है, 27 जनवरी लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिच है। ठीक है, तो जिन मेरे प्यारे बच्चों को नहीं पता ये ऑस्ट्रिच क्या चीज़ है, ये क्यों ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या चीज़ हो रही है, ये सारा तो उनको मैं बता दूं। वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से समझ लो, यहाँ से थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो हमारा वर्ल्ड था, जो लड़ाइयाँ कर रहे थे बेसिकली, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखे थे। ठीक है, एक थे हमारे एलीज, ठीक है, एक थे हमारे एलीज, और दूसरी पार्टी थी कौन सी, एक्सिस। तो ये दोनों जो थे आपस में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। एक्सिस के अंदर आप मेजर कंट्री मान लीजिए जर्मनी, नाजी, हिटलर। ठीक है, एलाइज में ये USA हो गया, हमारा रशिया हो गया, ये सारी कंट्रियाँ थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में लड़ रहे थे। इसके अंदर फ्रांस भी आ जाता है और बहुत सारी कंट्री आ जाती है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली वॉर थी। एक्सिस के अंदर जापान भी था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली वॉर थी, और जर्मनी के अंदर बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। जो नाजी था वो वहाँ पे जितने भी ज्यूज़ थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके उनसे रेल की पटरियाँ बिछवा रहा था, क्योंकि वॉर चल रही थी, वर्कर चाहिए थे, और खाने में वो कुछ देता नहीं था, और जो काम नहीं कर सकते थे उनको जो है गैस चैम्बर में जाके जो है जहरीली गैस दे देता था। ठीक है, उसी के अंदर जो सबसे डरावना जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था वो था ऑस्ट्रिच। ठीक है, वो था ऑस्ट्रिच। तो उसका ही लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है कि आज के दिन जो सोवियत के सोल्जर्स थे, जो पहले USSR था आज रशिया है, उसके जो सोल्जर्स थे वो ऑस्ट्रिच पहुँचे थे, और उसके कॉन्सेंट्रेशन कैंपस से, एक्सपेंट्रेशन कैंपस से जो वहाँ पे
सर्वाइवर्स थे उनको छुड़वाया था। 8,000 कुछ जो लोग थे सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन जो उनकी दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी, माल नोरिश्ड और ट्रॉमेटाइज थी। देखो बच्चों, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ठीक है, ये देखो नाजी ने क्या करा था, ये देखो आप देखो इस चीज़ को, तभी आपको समझ आएगा। देखो ऐसी हालत कर दी, ये है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, देख रहे हो ये सारे क्या है, ये सारे ज्यूज़ हैं, और इनकी हालत ऐसे हो गई थी कि खाने को कुछ देते नहीं थे, हड्डियां बच गई थी। ये देख रहे हो, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी हालत हो गई, पैर देखो इनके, माल नोरिश ऐसी हालत कर दी थी ज्यूज़ की कि उनसे इतना काम करवाया जाता था, रेल की पटरियाँ बिछवाई जाती थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। और जो काम करने के लायक बचते नहीं थे, देखो जो काम करने के लायक बचते नहीं थे, उनको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होने को आया था, जब सोवियत यूनियन वहाँ पे पहुँच गई थी, तो वहाँ पे देखा कि लाखों जो थे, क्योंकि जितने सर्वाइवर थे वो तो कुछ 8,000 थे, लेकिन वहाँ पे देखा कि जो लाखों जो थे कंकाल की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जूते वगैरह, यहाँ पे बता रखा है 44,000 जो थे शूज़ के पेयर पाए गए थे, स्पेक्टिकल चश्मे के पेयर जो ढेर के ढेर पाए गए थे। तो वो जो लोग थे उनको तो मार ही दिया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि लार्ज स्केल पे जो था वहाँ पे मर्डर हुआ था। 1.1 मिलियन जो है लोग जो कि ज्यूज़ थे ऑस्ट्रिच में, जिनको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये एग्जाम्पल है बच्चों जीनोसाइड का, और इसके कुछ एविडेंसेस वगैरह नहीं है, क्योंकि नाजी ने वो सारे एविडेंसेस जो हैं डिस्ट्रॉय कर दिए थे। बस जो बिलोंगिंग्स थी, जो बिलोंगिंग्स क्या होता है, जैसे सामान होता है, जैसे इंडिविजुअल को मार दिया, उसका चश्मा हो गया, उसके जूते हो गए, वो सारे जो ढेर के ढेर वहाँ पे पाया गया था। एक बार थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यही है ऑस्ट्रिच, देखो यही है ऑस्ट्रिच, ये जो दिख रहा है आपको, यही है ऑस्ट्रिच, और इसके अंदर लाखों लोगों को मारा गया था, लाखों लोगों को। देखो ये तो गैस चैम्बर है, ये शायद ये है गैस चैम्बर, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिच, इसलिए एडिटोरियल आया है। आई होप आपको ये तो समझ आएगा होगा कि ऑस्ट्रिच की स्टोरी क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है, नाजी, जर्मनी और ज्यूज, ठीक है। अब देखो ये जो जीनोसाइड है, क्योंकि ये एक तरह से ये जीनोसाइड ही तो है, क्योंकि मिलियंस लोगों को मार दिया गया था। और क्यों मार दिया गया था, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, कि वो ज्यूज थे, जो हमारे कोफी अन्ना ने बोला था वही चीज़, ठीक है। देखो ये जो जीनोसाइड है, ठीक है, ये जो जीनोसाइड है, यहाँ पे होता बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को उनकी नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रेस और रिलीजन के बेस्ड पे मार दिया जाता है। और ये जो चीज़ है ये डिफाइन भी की गई है जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 के अंदर, कि जीनोसाइड होता क्या है, ठीक है। हॉलोकास्ट जो हमने अभी देखा, ये जो ऑस्ट्रिच में हुआ था, ये हॉलोकास्ट ही था। गैस चैम्बर में ले जाके जहरीली गैस देके उन इंडिविजुअल्स को मार दिया जाता था जो काम नहीं कर पाते थे। तो ये सारी चीज़ ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूएन सेक्रेटरी हैं एंटोनियो ग्वाट्रे, उन्होंने इसके अगेंस्ट वार्न भी किया गया है, वार्न भी दिया है कि जो जीनोसाइड होता है बेसिकली उसके कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है जीनोसाइड स्टार्ट हो जाता है, कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं। तो उन बेसिक ट्रेट्स को अगर ध्यान में रख ले तो हम जीनोसाइड को रोक सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एंटी ज्यूज, जब ज्यूज का जो जीनोसाइड हुआ था बेसिकली, उससे पहले जर्मनी के अंदर वहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी। आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी जर्मनी के, जब हमने, याद होगा आपको कि मैंने डिस्कस भी करा था, जब हम इन्फ्लेशन वाला पढ़ रहे थे, मैंने बताया था जर्मनी में ऐसी इन्फ्लेशन आ गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, 200% 300% जो था इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, कि वहाँ पे जो पैसे थे उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो वो हाई इन्फ्लेशन आ गई थी वॉर के टाइम में जर्मनी में, और उस इन्फ्लेशन का, उस महंगाई के बढ़ने का जो था रीज़न माना जा रहा था, हिटलर के द्वारा बेसिकली दिखाया गया था कि जो ज्यूज़ हैं उनकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम जो जर्मनी फेस कर रहा है वो हो रही है। तो एंटी ज्यूज जो लॉ थे वो बना दिए गए थे, जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग लॉ, ठीक है। तो न्यूरेमबर्ग लॉ बना दिया गया था, जिसके अंदर ज्यूज जो थे उनको बताया गया था कि ये जो हैं ये दोषी हैं सारी चीज़ों के लिए, जो जर्मन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सब के लिए वो दोषी है। उनको उनके जो सिटीजनशिप राइट्स थे उनसे उनको कहीं ना कहीं
उनका अधिकार खो दिया गया था कि उनको अब जर्मनी का सिटीज़न ही नहीं माना जा रहा था। ऐसे लॉ बना दिए थे जैसे कि आप और कंट्रियों में भी देख सकते हैं, अपनी खुद की कंट्री में देख सकते हैं कैसे कैसे लॉज आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इशारे हैं कि ये ब्रॉडर जो है कॉन्सिक्वेंसेस का क्या हो सकता है, जीनोसाइड। ये हमारे यूएन सेक्रेटरी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके एडिशन ये हुआ था कि जब ज्यूज़ की बात करें, एंटी ज्यूज़ लॉ बना दिए थे जर्मनी के अंदर, ज्यू के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप वाला आया नहीं था, ठीक है, स्टार्टिंग हो रहा है अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब ये हो रहा है तो वहाँ के जो ज्यूज़ थे इधर उधर कंट्री में भागने लग रहे थे, ठीक है। तो यूएस ने अपने इमिग्रेशन लॉ थे उसको टाइट कर दिया था, यूके ने भी यही चीज़ वीज़ा सिस्टम लगा दिया था ताकि जो ज्यूज़ हैं वो ना आ पाए। 1930 की बात है ना, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था जो, उसी टाइम की ये बात है, उसी टाइम का ये सारा सिनेरियो था। और उसी के लिए ग्रेट डिप्रेशन के लिए, महंगाई के लिए, ज्यूज़ को जो भी जर्मनी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बोल रहे थे कि सिर्फ ज्यूज़ की वजह से फेस कर रहा है, और ज्यूज़ वहाँ पे तो माइनॉरिटी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई, और जितने भी ज्यूज़ थे वो जर्मन से भाग के जहाँ यूएस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन लॉ टाइट हो गए थे, यूके नहीं जा पा रहे थे, तो आसपास की जो यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पे चले गए थे। लेकिन जब ये वॉर वगैरह हुई, कॉन्सेंट्रेशन कैंप वगैरह आया, जर्मनी ने था जो फ्रांस वगैरह पे कब्जा कर लिया, उस टाइम पे जितने भी ज्यूज़ जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भागे थे उन सबको ले जाके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया, पोलैंड वगैरह सारी जगह से। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी। एक बार जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी नहीं कनेक्ट होगी, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी होगी उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि भाई ऐसी चीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और इसका ब्रॉडर स्केल पे क्या देखने को मिला, जीनोसाइड, ठीक है। ये बारी है कहाँ की, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है एडिटोरियल के अंदर ज्यूज से रिलेटेड की, ठीक है। क्योंकि आज क्या है, उन्हीं के लिए लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, लिबरेशन ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। सिर्फ 8,000 जो लोग थे सर्वाइवर थे, 1.1 मिलियन को मार दिया गया था। उसके पहले के साइन क्या थे वो हमने देख लिया था कि जर्मनी में इन्फ्लेशन आ रही थी तो उसके लिए ज्यूज़ को जिम्मेदार ठहराया, एंटी जो ज्यूज़ थे वो लॉ वगैरह आ गए, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या जर्मनी के अंदर सिर्फ इकलौता ये ऐसा था, या हिस्टोरिकली ये जो हॉलोकास्ट है, ये जो जीनोसाइड है, बेसिकली हॉलोकास्ट मतलब यही हो गया एक तरह से जीनोसाइड, ये कहीं और भी हुआ है। देखो सिर्फ जो है जर्मनी ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे जो है जीनोसाइड हुआ है, बहुत सारी और भी कंट्री है। जैसे यहाँ पे बताया कंबोडिया हो गया, खामिर रेक का जो रिजिम था 1975 से 1979 तक, वहाँ पे भी जो जीनोसाइड हुआ था, 2 मिलियन लोगों को मार दिया गया था खामिर रॉक रीजन के अंदर। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं जहाँ पे अगर पावर और मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कुछ इशू आ जाता है वहाँ पे, या फिर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है वहाँ पे। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स कैसा था, देखो ग्लोबली उस टाइम पे जो हमारा इंटरनेशनली हो क्या रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और यूएसए के बीच में। तो वर्ल्ड बेसिकली जो था आइडियोलॉजिकली 2 पार्ट में डिवाइड था, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट पार्ट में। तो जो हमारी वेस्टर्न नेशंस थे और चाइना था बेसिकली, उन्होंने इस खामिर रॉक को सपोर्ट करा और बाकियों ने अपोज करा। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो था पॉलिटिकली बेसिकली डिवाइड हो गया। तो आधों ने सपोर्ट करा, आधों ने नहीं करा। रवांडा के अंदर हुआ था 1994 के अंदर, तुत्सी और हुत्सू के बीच में। और ये जो चीज़ है, ये प्रॉब्लम जो है आज भी देखने को मिलती है। देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कि 10 लाख लोगों को, 8 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। और ये जो तुत्सी वाला हुआ था यहाँ पे, तो ओपनली जो है रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर दिया था कि जो तुत्सी है उनको मार दिया जाए, एक्सटर्मिनेशन कर दिया जाए। तो ये इतने लार्ज स्केल पे ये जो जीनोसाइड है रवांडा में हुआ था। यूएन पीस कीपर, आप सभी को पता है कि यूएन पीस कीपर, हम सोचते हैं कि जो यूएन वाले लोग हैं ये प्रोटेक्ट कर लेंगे, और कुछ लोग तो सपोर्ट भी करते हैं कि भाई जो हमारी इंडिजीनियस जो मिलिट्री है उसको हटा देना चाहिए, यूएन अपने आप देख लेगा। तो इसका रिजल्ट आप यूक्रेन में देख सकते हैं, यहाँ पे इजराइल में देख सकते हैं, यहाँ पे रवांडा में भी इसका एग्जांपल बता रखा है कि वहाँ पे जो यूएन पीस कीपर थे वहाँ पे ऑल्थो वो प्रेजेंट थे, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा था कि उनको इंटरवेन नहीं करना, जो चल रहा है उसको चलने दो। मतलब की बात यह है कि जो तुत्सी हैं वो मर रहे हैं, उनको मरने दो, तुम खड़े खड़े देखते रहो। ये वहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, रवांडा के अंदर, जब वहाँ पे जीनोसाइड हो रहा था तुत्सी और हुत्सू के बीच में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तब देखेंगे बच्चों। और कहाँ हुआ था, और हुआ था देखो यहाँ पे सर्बेनिका मसेकर बोस्निया में, ठीक है। बोस्निया के अंदर भी सेम चीज़ यही हुई थी,
ठीक है, ना तो नाटो ने कुछ बोला ना यूएन ने कुछ बोला, मतलब क्या कि जो हो रहा है होने दो। और उसके बाद फिर सूडान के अंदर दारफुर में हुआ था। तो देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें मतलब हमारी जो हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है जीनोसाइड से। ट्रेट कैसा होता है, ट्रेट सिमिलर होता है, जैसे यूएन के सेक्रेटरी ग्वाट्रो ने बोला कि क्या ट्रेट होता है कि उससे पहले ही वो एंटी लॉ जो है उनके रिलेटेड बनने चालू हो जाते हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं पहले ही नज़र आ जाते हैं, तो उसी टाइम पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, करेंटली कहाँ हो रहा है, देखो करेंटली यहाँ पे बता रखा है गाज़ा के अंदर 47,000 लोगों को मार दिया गया है गाज़ा के अंदर, और मोस्टली उसमें कौन थे, बच्चे और चिल्ड्रन थे जिनको मार दिया गया। देखो ये भी तो जीनोसाइड ही है, और ये तो आज के टाइम में हो रहा है। चलो इसको तो हम कह सकते हैं कि भाई पहले के टाइम में हुआ था, उस टाइम पे 45 के टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसके टाइम में वहाँ पे हुआ था ऑस्ट्रिच में, जो ज्यूज़ और जर्मन्स के बीच में हुआ था बेसिकली। लेकिन ये तो आज के टाइम में हो रहा है। आज जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं क्या वो फेल हो चुकी हैं? देखो इसका ये एग्जाम्पल है कि हाँ भाई वो जो है उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। देखो हमारे जो यूएन पीस कीपर्स हो गए, यूएनएससी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है कि भाई इन बॉडीज़ के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये बॉडी जो है इनकैपेबल है, जो करंटली जो हमारा जो वर्ल्ड सिनेरियो देख रहा है, ये जो बॉडीज़ हैं, यूएनएससी हो गया, यूएन पीस कीपर्स हो गए, ये जो बॉडीज़ हैं इनकैपेबल हैं उनको रोकने के लिए। जब इनकैपेबल है तो रिफॉर्म करना चाहिए, और इंडिया जो है इसी के लिए स्टैंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है इसी के लिए स्टैंड करता है। जो जितने भी जब यूएनएससी की होती है तो इंडिया हमेशा आगे बढ़ के आता है कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और भी जो लोग हैं जो ग्लोबल को, जैसे इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, तो और भी जो कंट्रीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है ब्रॉडर स्केल पे, उनको भी जो है परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। वीटो सिस्टम जो है इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसने वीटो लगा दिया तो जो रेजोल्यूशन है वो पास ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है बेसिकली, क्यों नहीं वहाँ पे यूएन पीस कीपर्स नहीं आ रहे? क्यों रवांडा में ऐसा हुआ था कि जब यूएन पीस कीपर्स वहाँ पे थे फिर भी वो रोक नहीं पाए? क्योंकि ये वीटो पावर होती है। ठीक है, इसकी वजह से कि एक कंट्री कोई सपोर्ट करती है तो उसकी वजह से जो है कोई सारी जो फोर्स है वही एक तरह से रिडंडेंट हो जाती है, नपुंसक टाइप की हो जाती है कि कुछ कर नहीं पाती। तो आपको ये चीज़ समझिए कि हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब क्या, रिफॉर्म की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे जो आईसीसी था, इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट था, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं अपने डेली डिस्पैच के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि भाई कौन सा जो है ये स्टैट्यूट के अंदर आता है, कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखो हमारा जो आईसीसी था, इसने भी जो नेतन्याहू है वहाँ का, इजराइल का, जो तो उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जो था इशू कर दिया था। लेकिन इसकी मानता कौन है आईसीसी की? क्योंकि जो मेंबर पार्टीज़ है सिर्फ वो मानती है, जो मेंबर पार्टीज़ नहीं है वो मानती नहीं है। इंडिया इसकी मेंबर पार्टी नहीं है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो गाज़ा के अंदर क्या क्या हुआ था देखो, 92% गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जो हमारे पैलेस्टीनियन है वो होमलेस हो चुके हैं, उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये तो चीज़ जो यूएन ने भी बोली थी, क्या बोली थी, न्यूज़पेपर के अंदर आया था बच्चों, यूएन ने भी बोला था कि गाज़ा के अंदर अब रहने लायक सिचुएशन नहीं रही है, वहाँ पे फेमाइन जो है भुखमरी आ चुकी है। ठीक है, 87% जो है स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटी अब फंक्शनल नहीं है। भले ही वहाँ पे अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन वहाँ पे तो रहने लायक जो हालत है ही नहीं। ऑलरेडी 47,000 लोग मारे जा चुके हैं, और वहाँ पे जो जितने भी पॉपुलेशन है डिस्प्लेस हो चुकी है, मतलब वो वहाँ रह ही नहीं सकती, घर रहने लायक है ही नहीं। और जितने घर रहने लायक है तो वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो है ही नहीं। तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे जो है ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होते हैं वो आ रखे हैं, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। और देखो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, आपको पता होगा ये इशू न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था। क्या आया था कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज़, जब हमारी इंडिया जो है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एनालिटिकल सोचना पड़ेगा, जितना एडिटोरियल में दे रखा है उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि सारी चीज़ों को कनेक्ट तो तभी करेंगे ना। देखो इंडिया जो है वो रशिया से जो था गैस खरीद रहा था, ऑयल खरीद रहा, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो बोल रही थी कि इंडिया जो है अपनी वैल्यूज़ से हट चुका है, और ये सारी चीज़ें। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से काउंटर करा था उनको। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वो तो कंटिन्यूअली उनको आर्म सप्लाई कर रहे थे। तो देखो हमें तो बोलते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले क्या कि इंडिया जो है अपनी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनसे हट चुका है, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, और फिर भी जो इंडिया है वो पेट्रोल खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है सस्ते दामों के ऊपर। तो इंडिया जो है अपनी वैल्यूज़ को खो चुका है, ठीक है, ऐसा करके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला था। और देखो यहाँ पे तो वो क्या कर रहे हैं, जो वेस्टर्न नेशंस है वो तो वहाँ पे उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो तो मारने के लिए हथियार दे रहे हैं।
तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ड्यूअल जो बिहेवियर अडॉप्ट करती हैं उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं। और देखो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स उनको बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ को, इसराइल को, कि ये तो इनके जो अलाइंस है इसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो देखो बच्चों यही सारा सिनेरियो है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई ये चल क्या रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, ठीक है। अब देखो जब भी जीनोसाइड होता है, चाहे वो ज्यूज़ वाला हो चाहे वो इसराइल वाला हो, इसके बाद एक कमिटमेंट आती है वर्ल्ड लेवल से, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं कमिटमेंट बोलते हैं नेवर अगेन, कि भाई ये जो रिपीट है ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये जो जीनोसाइड है दोबारा रिपीट नहीं होगा। और पूरा जो हमारी हिस्ट्री है वो आपने यही देखा, जो पूरी हमारी हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है इनके रिपीटिशन से, जो हमारी पूरी हिस्ट्री है भरी पड़ी है इनके रिपीटिशन से। और एक दो लोग नहीं मारे जाते, लाखों और मिलियंस लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो नेवर अगेन वाली चीज़ है ये तो बेसिकली क्या है, बेकार है, कुछ काम धाम की है नहीं, काम नहीं करती, नेवर अगेन हो रहा है। तो ये जो आज हो रहा है वो तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि हॉलोकास्ट होता है, उसके बाद फिर नेवर अगेन की कमिटमेंट ले लेते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होता नहीं। क्यों फेल हो जाते हैं यहाँ पे बता रखा है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, चाहे वो कोल्ड वॉर हो चाहे वो आज का टाइम हो, पॉलिटिकल खुद के जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज़ के, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो एक्शन लेना चाहिए कहीं ना कहीं उस एक्शन को डिले कर देते हैं। देखो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे तो एक्शन तो अपने आप ही जो है डिले हो जाएंगे, जो अर्ली वार्निंग साइन है उनको ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन तो बता ही नहीं रखा है यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर, लेकिन इतना तो आपका दिमाग है ही, इतना तो हमें समझ आता है ही कि भाई सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन यही होना चाहिए कि सबसे पहले तो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो क्या, ये जो वर्ल्ड लेवल की बॉडीज़ हैं, यूएन हो गया, इसके अंदर यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए। और इंडिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाता है, ठीक है, यूएन को रिफॉर्म करने के लिए। जब यूएन रिफॉर्म हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ ऐसा लेके आना चाहिए, एथिकल कमिटमेंट्स होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें होंगी वहाँ पे इंडिविजुअल को, हमने ये भी एडिटोरियल डिस्कस कर लिया था कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ब्रॉडर ग्लोबल इंटरेस्ट को देखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होगा तभी ये जो चीज़ें हैं आगे जो है नेवर अगेन वाली जो कमिटमेंट है वो हम उस पर स्टिक रह पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यही था एडिटोरियल के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके पॉइंट्स को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको देखना है, अपना दिमाग लगाना है कि भाई यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं तो आपको सिर्फ हथियार दे सकता हूँ, चलाना तो आपको ही है। तो यही चीज़ है। और जीनोसाइड नहीं बोल रहा है यहाँ पे, मैं पेन की बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पेन दे सकता हूँ आपको, चलाना तो आपको ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। और इससे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें जो हैं रिपीट हो जाएगी, सारी चीज़ें जो है हमारी रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रैक्टिस करो। और जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर शेयर करो। 2-3 बच्चे जो हैं वो रेगुलरली लिखते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली शेयर कर देते हैं। तो मेरे को पर्सनली शेयर करने से अच्छा जो है ग्रुप के अंदर शेयर करो, और बच्चे भी देखेंगे और बच्चे जो देखते हैं थोड़ा सा आप भी रिव्यू करो, ठीक है। चलो आप आगे चलते हैं। और इस मंथ की जो मैगजीन है वो अभी आने ही वाली है, आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हमारी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे। देखो कल रिपब्लिक डे था, अभी तक हमने जो रिपब्लिक डे के से रिलेटेड कुछ भी चीज़ डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ है जो अभी तक हुई नहीं है उसको बार बार डिस्कस करने का फ़ायदा क्या, क्योंकि ऐसा होगा विल आता रहता है। तो विल वाले क्वेश्चन तो कभी आते नहीं है यूपीएससी में, जो हो रखा है एटलीस्ट वही आते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो रिपब्लिक डे वाले दिन ये हमारा क्या था, यहाँ फोकस था हमारे 75th ईयर ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई 75 साल हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। मेन फोकस वो था, और जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। थीम क्या थी रिपब्लिक डे की, थीम तो पता होनी चाहिए, स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, ये हमारे जो ये रिपब्लिक डे था इसकी थीम थी। डिग्नेटरीज कौन थे आप सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट थी, और हमारे जो थे सुबियांतो जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, जो हमारे मेन चीफ गेस्ट थे हमारे गणतंत्र दिवस के ऊपर, ये दोनों हमारे चीफ डिग्नेटरीज थे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई, देखो बहुत सारी झांकियाँ पास हुई, 150 साल हो चुके हैं बिरसा मुंडा के, तो उनसे रिलेटेड भी झांकी पास हुई थी। 75th ईयर हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड झांकी थी, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा एक कल्चरल आर्टिस्ट ने परफॉर्म करा, वो सारी चीज़ें, ये है इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। मिलिट्री डिस्प्ले किसने करा, देखो
परेड को कमांड किसने करा? परेड को कमांड करा लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने जो है परेड को कमांड करा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहली बार मतलब फर्स्ट एवर डिस्प्ले किया गया किसका? सुरक्षित और सक्षत और सुरक्षित भारत, ठीक है। इसके ऊपर ये सबसे जो पहला था ये डिस्प्ले किया गया। ये क्या चीज़ है? साक्षत एंड सुरक्षित भारत। ये है ट्राई सर्विस टैबलेट। मतलब क्या कि जो हमारे तीनों जो मिलिट्री है बेसिकली एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया और हमारा आर्मी हो गया, इन दिनों का जो जॉइंट इंटीग्रेशन है ये इस झांकी के अंदर प्रेजेंट किया गया था सक्षत और सुरक्षित भारत में, ठीक है। एक झांकी और थी, जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, एक्स आर्मी वाले लोग हैं, उनके लिए विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर, ये एक झांकी प्रेजेंट की गई थी। तो बस इतनी थी चीज़, थोड़ी सी याद रखना। न्यूज़पेपर में ये दोनों चीज़ें जो है डिस्कस कर रखी है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगर ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन 1 का आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। अभी आप लोग कमेंट करने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका कमेंट करो। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे पे कुछ मिसाइल्स वगैरह, क्योंकि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इनके बारे में तो पता होना चाहिए। तो कुछ जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे दिखाई गई, लॉन्ग रेंज टैक्टिक स्ट्राइक सिस्टम। देखो यहाँ पे मैक्सिमम जितनी मिसाइलें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जो है रिपीटिशन टास्क वाला वो मैं वैसे ही अवॉइड करता हूँ कि जो है बार बार एक ही चीज़ों को दोहराना, कुछ नई नई चीज़ ना लेके आना, मैं वैसे ही उसे अवॉइड करता हूँ। तो ये ब्रह्मोस हो गया, ये परले वल्ले, ये सारी चीज़ें, परले तो हमने कल ही डिस्कस करी थी, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी चीज़ जो नई आई है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो एडवांस ये जो ए टैग है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए टैग क्या चीज़ है? ए टैग बेसिकली DRDO ने एक वो बनाई थी आर्टिलरी गन, ठीक है, तोप टाइप की है वैसे, उसे ही कहते हैं ए टैग। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी, बैटल फील्ड सर्वे सिस्टम, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसको यहाँ पे शो किया गया। देखो संजय से ही समझ जाओ कि महाभारत तो देखी होगी। संजय क्या करता था, जो है आंख बंद करके सारा जो महाभारत चल रहा था उसका बताता रहता था, तो वही हमारा यहाँ भी ये संजय करेगा। सर्विलांस सिस्टम है, ठीक है, बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है कि जहाँ भी अगर लड़ाई वड़ाई चल रही होगी हमारे यहाँ पे, तो संजय में बैठो, संजय में बैठ के अपना सारा जो है जैसे वो बताता था वैसे यहाँ पे ये भी बताएगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किसने किसको मारा, वो सारी चीज़ें ये भी करेगा। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है हमारे रिपब्लिक डे पे संजय को लेके आया गया। संजय क्या चीज़ है? बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम, ठीक है। किसने बनाया है? आर्मी और BEL जो हमारी कंपनी है बैल ने, गाजियाबाद के अंदर इसका ऑफिस है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके बनाया है। किसी को देखना हो देख के आ सकता है। मैं भी गया था एक बार यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए, अभी अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? संजय, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर करो अगर आप पता है तो, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा है TB फंगल वाला। देखो एक चीज़ हो रही है असम के अंदर। असम में बेसिकली क्या हो रहा है कि जिनको ऑलरेडी TB था, ठीक है, TB होने से लंग्स वगैरह वीक हो जाते हैं, तो उनको एक फंगल काइंड का एक डिजीज़ हो रहा है जो वहाँ पे असम में काम करते हैं चाय पत्ती वाले, उसमें, तो उससे रिलेटेड ये है। थोड़ा सा यहाँ पे नाम वगैरह याद करने की ज़रूरत है। देखो अभी रिसर्च पेपर में आया कि क्रॉनिक पुल्मोनरी एस्परगिलोसिस, CPA जिसे कहते हैं, क्रॉनिक पुल्मोनरी एस्परगिलोसिस, जो है एक फंगल इन्फेक्शन है जो थ्रेटनिंग है, थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन है। वो जो TB में वो जो असम के अंदर जो चाय पत्ती प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन में काम करते हैं TB सर्वाइवर, उसके अंदर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? एस्परगिलियस फूमिगेट्स। बस ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, बाकी जो है सारी चीज़ मोरलेस अपने आप कर ही लोगे। CPA जो है क्रॉनिक पुल्मोनरी एस्परगिलोसिस, तो एस्परगिलोसिस से एस्परगिलस फूमिगेट्स, ठीक है, ये फंगस है जो हमारा ये जो डिजीज़ हो रहा है क्रॉनिक पुल्मोनरी एस्परगिलोसिस, इसको कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है? इम्यूनो डिफेंसिस, जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है उसको टारगेट कर रहा है। और वो कौन है? वो है TB वाले पेशेंट, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। और ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में है, अभी इंडिया में आ रही है। और इंडिया के अंदर केसेस पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 42 और हमारे असम के अंदर ही 60 है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि इंडिया में नहीं है, बाहर भी है ये। नाइजीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, यहाँ पे भी ये बीमारी है, ठीक है। जहाँ पे भी चाय पत्ती है वहाँ पे बीमारी है, बेसिकली याद रखना।
अब इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और ये लिंक है किससे, लिंक कर रहे हैं बेसिकली इस स्टडी के अंदर एपिडेमिक ड्रॉपसी से। ड्रॉपसी बेसिकली पहले असम के अंदर ही हुआ था। ये जो ईडेबल ऑयल होता है, जैसे हम ऑयल वगैरह खाते हैं, उसमें थोड़ी सी मिलावट वगैरह होने की वजह से ये एपिडेमिक ड्रॉपसी हो रहा था। और मिलावट किसकी, एरिगीमोन मैक्सिकन सीड की वजह से, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। बस तुम्हें याद रखना है कि कौन सा फंगस है, इंडिया स्पेसिफिक है या नहीं है, डायग्नोस्टिक होता है या नहीं है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी है। इम्यूनो डिफिशेंसी जो है उसको बेसिकली टारगेट करता है, जिसके अंदर जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आता है तो, ठीक है। एक चीज़ ये थोड़ा सा आ रखा था स्पोर्ट्स के अंदर, थोड़ा सा देख लेना इसको। ज्योति ने जो है नेशनल रिकॉर्ड, बेसिकली अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, किसके अंदर, 60 मीटर हर्डल्स के अंदर, और गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता है कहाँ पे जीता है, यहाँ पे फ्रांस में कुछ वो हो रही है, इंडोर मीटिंग इन नांटेस फ्रांस के अंदर, एलिट, ठीक है, यहाँ पे जीता है। लेकिन फिर भी अभी जो है चाइना में जो होगी उसके लिए अभी ये क्वालिफाई नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा और इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। बस यही चीज़ है, थोड़ा सा इनका नाम याद रखना, कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्या जीता है क्या नहीं जीता है। नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, तो थोड़ा सा इनका नाम याद रखना तो बनता ही है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। बस आज की डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन। और अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।